अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोएट्री सेंटर। पाकिस्तान स्टडीज़ 10th क्लास ग्रेड 10 आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम की मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन यू विल बी एबल टू, सबसे पहले आपको ये ग्रीन बॉक्स में जो होता है ना, ये पढ़ना होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग 1971 एंड 1977, ठीक है। जो मेन एस्पेक्ट्स असरात थे ना इकनॉमिक रिफॉर्म्स के, यानी इक्तसादी इस्लाहात, जो कोशिशें इकनॉमिकली मुल्क को बेहतर बनाने के लिए 1971 से 1977 तक की गई थी इस सन में, उसके बारे में आपने ज़रा अच्छे तरीके से बयान करना है, सीखना है बयान करना। वैल्यूएट इम्पैक्ट्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑन एजुकेशन, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। अच्छा, नेशनलाइजेशन क्या है? नेशनलाइजेशन कौमियत है, ठीक है। कौमियत से क्या मुराद है यहाँ पे? नेशनलाइजेशन जो है ना, ये एक पूरी टर्मिनोलॉजी है, ये एक पूरी समझने वाली बात है कि असल में भुट्टो दौर में ऐसा हुआ था कि उन लोगों ने इक़्तिदार में आते साथ ही भुट्टो साहब ने ऐसा किया था कि उन्होंने नेशनलाइज कर दिए थे तमाम इंडस्ट्रीज़ और तमाम इदारे, ठीक है। क्योंकि वो बहुत रोशन ख्याल थे और वो उनके कुछ अपने ज़ाती प्लान्स थे मुल्क की भलाई के लिए, जो उन्होंने जिसके लिए नेशनलाइजेशन की एक टर्म निकाली थी, जिसको आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये नेशनलाइजेशन क्या थी? यानी कि उन्होंने तमाम इंडस्ट्रीज़ को और इदारों को, ठीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे इसको, उन्होंने ये हुकूमत के कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। इसमें उनका मकसद था कि वो वर्कर्स की भलाई के लिए बहुत काम करके गए हैं, ठीक है। जितने भी प्राइम मिनिस्टर आते रहे हैं उनमें ज़्यादातर ने मुल्क की भलाई के लिए कोशिशें की हैं, ठीक है। ये एक बहुत मुश्किल जगह होती है जहाँ पर जो जो काम करता है उसको बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। हर एक के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, हर एक का अपना काम करने का तरीक़ेकार होता है, ठीक है। तो हमें एक रोशन ख्याल कौम की तरह इस चीज़ को इसी तरह देखना चाहिए कि उन लोगों ने जहाँ किसी से कोई गलतियाँ हुई वहाँ किसी ने कोई अच्छे काम भी किए, ठीक है। तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, जो कि जिनका दौर था 1971 से 1977 तक, तो उन्होंने बहुत जिद्दत पसंद इंसान थे, पढ़े लिखे इंसान थे, मॉडर्नाइजेशन को पसंद करते थे, ठीक है। वर्कर्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। हमें जो उनकी हिस्ट्री पढ़ के पता लगता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये चीज़ देखनी है कि उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से नेशनलाइजेशन की, तमाम इंडस्ट्रीज अपने कंट्रोल में ले ली और तमाम एजुकेशन, ये देखें ना यहाँ पे कॉमर्स और ट्रेड, ठीक है, ट्रेड कहते हैं तिजारत को, ये सब चीज़ें उन्होंने सोचा कि ये नेशनलाइजेशन इसमें होनी चाहिए ताकि ये सब इदारे जो हैं ये अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के आइन की खुसूसियात, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड द इस्लामाइजेशन, इस्लामाइजेशन क्या चीज़ है? इस्लामाइजेशन जो है ना, ये भी एक पूरी टर्म है। जब भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन इंट्रोड्यूस कराई थी तो उसके बाद इस्लामाइजेशन आ गई थी, ठीक है। यानी इस्लामाइजेशन प्रोसेस जो है वो 1977 से 1988 में आया था, ठीक है, इनके जाने के बाद। और ये क्या चीज़ थी? यानी कि ज़ियाउल हक आ गए, उनकी हुकूमत आ गई, तो उन्होंने ये सोचा कि ये सारी चीज़ें, मैंने बताया ना आपको कि हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोचने का। उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ जो है इससे इकनॉमिकली मुल्क को फ़ायदा पहुँचने के बजाय, आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो वो प्लान करके नेशनलाइजेशन की गई थी वो प्लान फेल हो गया, जिसमें प्रॉब्लम्स जो आई थी वो आप पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ज़ियाउल हक जो हैं वो इक़्तिदार में आए, जनरल ज़ियाउल हक, और उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें पॉजिटिवली की, बहुत से अच्छे काम किए। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले, क्योंकि हर शख्स जब भी कंट्रोल संभालता है या कोई इंतज़ाम संभालता है तो वो अपने अपने हिसाब से उसको सेटल करता है, ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो उस हिसाब से आप देखें 10th क्लास, तो आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसको चेंज करके इस्लामाइजेशन, इन्होंने कहा कि ये एक इस्लामी मुल्क है इसलिए यहाँ पे हर चीज़ इस्लामिक होनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी पॉलिसीज़ के साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, ये सब हम पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ जुनेजो गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1985-88, ठीक है। 1885 से लेके 1888 तक फिर जुनेजो गवर्नमेंट आई और उन्होंने क्या किया
फिर एनालाइज द अफ़गान जिहाद पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। फिर आप नतीजा निकालें कि अफ़गान जिहाद पॉलिसी क्या थी और इसके असरात क्या हुए पाकिस्तान की सोसाइटी पे। एवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1988 टू 90, 1988 से 1990 तक बेनज़ीर गवर्नमेंट की कारकर्दगी क्या रही, एंड 1993 एंड 1996, ठीक है। ये 2 बार इक़्तिदार में आई थी, ठीक है। हमारे मुल्क की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म थी पाकिस्तान की और बेहतरीन खातून थी। और मैंने आपको बताया तमाम हमारे प्राइम मिनिस्टर सब मुअज़्ज़ज़ और नहायत काबिल एहतराम, और सबकी पॉलिसीज़ अपने अपनी दौर के और ज़रूरियात के हिसाब से थी। तो इसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये 2 बार इक़्तिदार में आई और दोनों बार इन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ की और उनमें से कौन सी पॉलिसीज़ कामयाब रहीं और कौन सी नहीं कामयाब हो सकें। नवाज शरीफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1993, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 1990 से 1993 के दौरान में, ठीक है, जिस दौर में बेनज़ीर साहिबा नहीं थी, मतलब उनका इक़्तिदार ख़त्म हो चुका था, तो उस दौरान में नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं वो इक़्तिदार में थे। और 1997 और 1999 में ये फिर दोबारा आए, जब यानी कि ये इनका इस तरह से हुआ कि पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, तो फिर नवाज शरीफ हुकूमत में उसके बाद आए। 1990 में उन्होंने इक़्तिदार संभाला और फिर जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई 1993 में, तो फिर बेनज़ीर साहिबा ने जो है वो इक़्तिदार संभाला और 96 तक उन्होंने हुकूमत की लास्ट। तो उसके बाद फिर 97 से लेके 99 तक नवाज शरीफ हुकूमत में रहे। डिस्कस पाकिस्तान एमरजेंस एज अ न्यूक्लियर पावर, ठीक है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर के तौर पे ताकत को डिस्कस किया जाए, यानी न्यूक्लियर पावर को डिस्कस किया जाए। कॉम्प्रीहेंड द प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, देखिए नेशनलाइजेशन का पढ़ाया ना आपको, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉलिसी थी प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है, निजकारी यानी कि निजी कारोबार, ठीक है। अडॉप्टेड ड्यूरिंग जनरल मुशर्रफ एरा, ठीक है। जनरल मुशर्रफ आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। हर एक ने आकर अपने अपने सोच, अपनी अपनी तालीम और अपनी अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से, यानी कि जो उनको बेहतर लग रहा था उस वक्त के मुताबिक, तो उन्होंने उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। उसमें फिर क्या मसले मसाइल आए ये हम इसमें देखेंगे। डिस्क्राइब द डिवोल्यूशन प्लान, ठीक है। मुंतकिली का प्लान जो था इंट्रोड्यूस बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये क्या था, डेवोल्यूशन प्लान जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस 2002 इलेक्शंस एंड रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। 2002 के इलेक्शंस आप इसमें डिस्कस करेंगे। ये सब आगे आप डिटेल से पढ़ लेंगे, इसलिए इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। तो अभी हम चलते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टोज़ इरा 1971 एंड 1977। इन द इलेक्शंस हेल्ड इन दिसंबर 1970, उन इलेक्शंस में जो कि मुनक्किद हुए 1970 में, जुल्फ़िकार अली भुट्टोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमर्ज्ड, उभरी एज मेजॉरिटी पार्टी इन द वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर सबके सामने आई, ठीक है। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जनरल मोहम्मद याहिया खान इन्वाइटेड, ठीक है, ये जनरल थे उस वक्त याहिया खान, ठीक है। इन्होंने इनवाइट किया भुट्टो को टू फॉर्म गवर्नमेंट। भुट्टो टुक ओवर एज प्रेसिडेंट एंड सिविल मैरिटल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन दिसंबर, ठीक है। तो ये सिविल मैरिटल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर वेस्ट पाकिस्तान में इन्होंने अपना कंट्रोल संभाला कब, दिसंबर 20 1971 को, ठीक है। दिसंबर 20 1971। इन 1973 में भुट्टो गॉट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय द नेशनल असम्बली। भुट्टो जो थे इन्होंने जब इक़्तिदार में आए तो उसके बाद उन्होंने 1973 में एक नया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हासिल किया नेशनल असम्बली से। भुट्टो ने 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के मगरिब में सदर और सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला। 1973 में भुट्टो ने एक नया आइन कौमी असम्बली से मंजूर कराया और पार्लिमानी जमहूरियत को बहाल किया। इक्तिसादी इस्लाहात इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कराई थी, वो ये थी कि इक़्तिदार संभालने के बाद भुट्टो ने इस्लाहात के अपने, यानी रिफॉर्म्स जो हैं इनको इस्लाहात कहते हैं,
अपने एजेंडे पर काम शुरू किया, यानी उनकी एक अपनी ज़ाती सोच थी, उन्होंने अपनी प्लानिंग्स जो की थी वो उसके बारे में ये कह रहे हैं। उन्होंने खुद इन इक़दामात को पीपल पार्टी गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कहा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी फर्स्ट इसमें सबसे पहले आता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्ट्रांगली बिलीव दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि सनती तरक्की बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। टू अचीव दिस गोल, इस मकसद को हासिल करने के लिए ही इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात की यानी तब्दीलियाँ की। इन जनवरी 1972 में he issued an ordinance to nationalize 32 factories of 10 important industries। ठीक है, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जो है वो नेशनलाइज करने के लिए कौन सी 32 फैक्ट्रियाँ थी, उनके 10 इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज थी उनको केमिकल, इनमें जो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज शामिल थी इनको नेशनलाइज इन्होंने कर दिया मज़ीद, यानी इस पॉलिसी के तहत। दीज इंक्लूड आयरन, स्टील एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड ऑयल रिफाइनरी, अ गैस कंपनी एंड एन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। ठीक है, इनमें क्या क्या शामिल था? आयरन, स्टील और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री थी, फिर ऑयल रिफाइनरी थी, गैस कंपनी थी और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी। इन सितंबर 1973, सितंबर 1973 में द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड अनदर 40 घी एंड वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, मज़ीद उन्होंने 1973 सितंबर में नेशनलाइज कर दिए 40 घी के और खुर्दनी तेल कहते हैं इसको ना, वेजिटेबल ऑयल को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। एज वेल इन जनवरी 1974 बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज वर आल्सो नेशनलाइज्ड। यहाँ तक कि जनवरी 1974 में बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं उन्हें भी नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, सब कुछ हुकूमत के कंट्रोल में। ठीक है, उनके जो तमाम एक्टिविटीज़ थी। लेबर रिफॉर्म्स, मज़दूरों के लिए उन्होंने क्या क्या इस्लाहात की? ऑन फरवरी 10, 1972 को लेबर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। लेबर पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस कराएगी। अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत लेबर्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड अदर इंसेंटिव्स लाइक ओल्ड एज पेंशन वर आल्सो प्रोवाइडेड। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत मज़दूरों को फैक्ट्री में की इंतज़ामिया में नुमाइंदगी दी गई। ठीक है, बोनस, मुनाफे की तकसीम और पेंशन, जैसी पेंशन जो सरकारी मुलाजमीन को मिलती है, जैसी दीगर मराहत भी फ्राहम की गई। इस पॉलिसी ने ट्रेड यूनियनिज़म को ज़बरदस्त फ़रोग़ दिया। ठीक है, इस नए रुझान ने सनती अमन को ख़राब कर दिया। ठीक है, ये क्या चीज़ है? स्पॉइल्ड इंडस्ट्रियल पीस, यानी कहने का मतलब ये है कि इसने एक तरफ तो फ़ायदा दिया तो दूसरी तरफ इसने नुकसान पहुंचाया। द न्यू पॉलिसी गिव एनॉर्मस बूस्ट टू ट्रेड यूनियनिज़म। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इसने क्या तबाह कर दिया? इंडस्ट्रियल पीस। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो अनाउंस्ड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ऑन March 1, 1972। 1972 1 मार्च जुल्फ़िकार अली भुट्टो अनाउंस की एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, ये डेट आपने याद रखनी है कि 1 मार्च 1972 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो अनाउंस की थी। अपर लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग वाज फिक्स्ड एट 150 एकर्स इरीगेटेड एंड 300 एकर्स नॉन इरीगेटेड। ठीक है, बारानी। टेनेंट्स एंड हैरिस वर प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एजेक्टमेंट। इरीगेटेड कहते हैं सैराबशुदा ज़मीन को। तो 150 एकड़ जो है वो अपर लिमिट से क्या मुराद है? बालाई जो हद थी ना उसकी 150 एकड़ सैराब। ठीक है, और 300 एकड़ गैर सैराब बारानी मुकर्रर की गई। किराएदारों और बारियों को मनमानी अखराज के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था। ठीक है, नेशनलाइजेशन,
Keeping in view the economic deprivation of the people, Zulfikar Ali Bhutto assured the people that all the big industrial units would be taken under governmental control. ठीक है, आवाम की मुआशी बदहाली को मद्देनज़र रखते हुए वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यकीन दहानी कराई कि तमाम बड़े सनती यूनिट्स को हुकूमती कंट्रोल में ले लिया जाएगा। इस पॉलिसी को नेशनलाइजेशन का नाम दिया गया। इस पॉलिसी के तहत हुकूमत ने दर्ज झेल अहम इक़दाम किए। ठीक है, आम हालात में तो ऐसा होता है ना कि ये एक लोकल रवैया कह लें या लोकल आवाम का एक आपस में एक स्टाइल होता है, तो कुछ लोग ख़ास होते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो गए, बेनज़ीर भुट्टो थी, इसी तरह से और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मतलब बाहर से पढ़ के आए थे, जो मॉडर्न ज़हन के मालिक थे। होता कुछ यूँ है कि अवाम के साथ जो वादे किए जाते हैं उनको उस तरह से पूरा नहीं किया जाता, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी सिंसियरिटी की वजह से ये देखते हुए कि उन्होंने गरीब आवाम से जो वादे किए थे उन्हें उसको पूरा करना है, तो उन्होंने ये वादे किए कि उन्होंने नेशनलाइजेशन इसलिए इंट्रोड्यूस कराई थी कि वो गरीबों का, ख़ासतौर पे वर्कर्स का और बहुत सरकारी मुलाजमीन और गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहते थे। और उन्होंने ये किया कि गरीब आदमी की बेहतरी के लिए तमाम इदारे नेशनलाइजेशन की टर्मिनोलॉजी के थ्रू, इस रूल के थ्रू अपने अंडर ले लिए। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसके बाद इसके बहुत सारे मसाइल भी पेश आए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि नेशनलाइजेशन में कौन से पॉइंट्स आते हैं। इन जनवरी 1972 32 हैवी इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर टेकन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, जनवरी 1972 में 32 भारी सनती यूनिट्स को हुकूमत के कंट्रोल में ले लिया गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अमंग दीज वर, इसमें जो इम्पॉर्टेंट थी वो कौन सी थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, हैवी इंजीनियरिंग, हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ये जो गाड़ियाँ वगैरह बनाने की इंडस्ट्री होती हैं इनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कहते हैं। ट्रैक्टर इंडस्ट्री, ट्रैक्टर बनाने वाली। ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी गैस कंपनीज एंड ऑयल रिफाइनरीज, यानी कि मुल्क की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया उन्होंने। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज वर अश्योर्ड दैट गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट एंड इनकरेज देम एंड वुड नॉट नेशनलाइज मोर इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन फर्दर। छोटी इंडस्ट्रीज जो थी उनको यकीन दिलाया गया कि गवर्नमेंट जो है वो उनकी निगरानी करेगी, उनकी मुकम्मल हिफाजत करेगी, उनको पूरी प्रोटेक्शन देगी, उनको आगे बढ़ने में मदद देगी, लेकिन उन्हें नेशनलाइज नहीं किया गया। ठीक है, मज़ीद इंडस्ट्रीज़ को। Despite this assurance, the government started a second round of nationalization in 1972. In this phase, cotton, sugar, edible oil and ghee industries were nationalized. This second phase ended in 1976. 1976 में ये second phase है with the nationalization of paddy husking units. डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। हालांकि उनको यकीन दिलाया गया था छोटे सनतकारों को कि उनके साथ तो नेशनलाइजेशन वाला नहीं होगा सिलसिला, लेकिन क्या हुआ कि 1972 में दूसरे राउंड में उन सारी कपास, चीनी, खुर्दनी तेल और घी की सनतों को कौमिया लिया गया, यानी कि उनको नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, ये दूसरा मरहला 1976 में जो है ना वो धान की भूसी की नेशनलाइजेशन के साथ ख़त्म हुआ। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि जो पैडी हस्किंग है वो क्या चीज़ है। ये चावलों को साफ़ करने का एक तरीका है जो बहुत कदीम चला आ रहा है। द प्रोसेस ऑफ पैडी हस्किंग इज़ टू रिमूव रफ राइस शेल्स टू मेक इट फॉर ब्राउन राइस। ठीक है, द हस्क इज़ रिमूव बाय फ्रिक्शन एज द पैडी ग्रेन्स पास बिटवीन टू एब्रेसिव सरफेसिस दैट मूव एट डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, यानी कि इनको शक्ल बदल के ब्राउन राइस में और साफ़ सुथरे रिफाइंड राइस में तब्दील कर लिया जाता है। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस है। इसके अंदर से जो रफ़ इसके जो छिलके और शेल्स होते हैं चावल के ऊपर वो उसको सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये पैडी हस्किंग कंपनीज थी जो कि ये काम करती थी, तो उनको भी यूनिट्स जो थे उनको भी अपने कब्ज़े में ले लिया गया हुकूमत की तरफ से। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वर नेशनलाइज्ड इन मार्च 1972। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो थी, इंश्योरेंस कंपनी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि इंश्योरेंस देती हैं
लोग उसमें इंश्योरेंस करवाते हैं, उसमें उनकी रिक्वायर्ड जो मंथली रकम होती है वो देते रहते हैं या सालाना होती है। फिर अगर किसी का कोई नुकसान वगैरह हो जाता है तो अगर वो कंपनी इंश्योर्ड हुई होती है तो इंश्योरेंस कंपनियां उनको उस सूरत में सारा उनका नुकसान के पैसे देती हैं। अदरवाइज़ जो है वो इंश्योरेंस वालों का इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। इस कुछ किसी हद तक मैंने आपको बताया सिर्फ इसके बारे में। जनरल इंश्योरेंस वाज हाउएवर एग्जम्प्टेड फ्रॉम नेशनलाइजेशन। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस जो थी वो ताहम एग्जम्प्ट कर ली गई नेशनलाइजेशन के ज़रिए। प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज वर अलाउड टू कंटिन्यू बिजनेस। ठीक है, जबकि प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ किया गया कि वो कंटिन्यू रखें अपना बिजनेस। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, कॉरपोरेशन वाज इंस्टीट्यूटेड एंड इट ब्रांचेस वर ओपन थ्रू आउट पाकिस्तान। ठीक है, स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन जो है वो इंस्टीट्यूशन इसको कायम किया गया और इसकी ब्रांचेस खोली गई थ्रू आउट द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में। ऑन जनवरी 1 1974, 1 जनवरी 1974 को ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ठीक है, तमाम प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो है ना वो नेशनलाइज हो गए। कौन सी डेट को, ये आपने डेट याद रखनी है, 1 जनवरी 1974, 1974। ठीक है, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट जो तालीमी इदारे थे वो आल्सो नेशनलाइज्ड, उनको भी नेशनलाइज्ड कर दिया गया। ठीक है, यानी वो हुकूमत के कंट्रोल में आ गए। Emoluments of the employees of these institutions were brought at par to those of the government employees. पेज नंबर 7 बिल्कुल स्टार्ट की 2 लाइन्स हैं और ये आप क्या है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर आल्सो नेशनलाइज्ड पे हम पढ़े थे। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो थे उनको भी नेशनलाइज कर दिया गया। एमोलूमेंट्स के का मतलब होता है तनख्वाहें या मुआवजा। ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं वहाँ पे, ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, इन इदारों के, यानी कि जो जितने भी अमला काम करता था इन इदारों में, जो स्कूल वगैरह थे, वर ब्रॉट एट पर टू दोज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, उन सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में चेंज कर दिया गया, यानी कि उस लेवल पे ले आए गए प्राइवेट इदारों के। तो यहाँ पर मेरा आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।